प्यारे बच्चों, जीएसटी का महत्वपूर्ण चैप्टर है कंपोजिशन स्कीम एंड सिंप्लीफाइड स्कीम, सम्मिश्रण योजना और सरलीकृत योजना। कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखी कि जो व्यापारी 20 लाख से या 40 लाख से जो लिमिट लगती है रजिस्ट्रेशन के लिए, हमने पढ़ा है पंजीकरण, उसमें हमने पढ़ा कि अगर 20 लाख से कम है या 40 लाख से कम एनुअल टर्नओवर है, उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मान लो कोई व्यवसायी है वो इनसे थोड़ा ऊपर निकलता है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को रिलीफ देने के लिए ये कंपोजिशन स्कीम शुरू की गई। इसके अंतर्गत ये हुआ कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम कुल विक्रय आवर्त यानी टर्नओवर जिसका है, वो इस स्कीम में आ सकता है, कंपोजिशन स्कीम में। ये गवर्नमेंट की योजना है। ये योजना क्या कहती है? चूंकि जीएसटी के प्रावधान इतने ज़्यादा हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं कि फॉर्म जो रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, मंथली रिटर्न हो गया और बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन। तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और 1.5 करोड़ से कम की रेंज में आते हैं, जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उन लोगों को ये स्कीम में दिया कि आप लोगों को सिर्फ इस स्कीम में आना है। अगर आप इसे ऑप्ट करते हो इस स्कीम को, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना होगा कि आप यस बोलें कि हाँ हम स्कीम में आना चाहते हैं। उसके बाद में आप लोग एक फिक्स रेट है जो कि इसमें दे रखी है, हमने लिखा कौन सी टैक्स रेट है, 1%, 5% और 6%। ये 3 तरह की है। इसमें हमने कंपोजिशन स्कीम और सिंप्लीफाइड स्कीम दोनों को ले लिया है, इसलिए 6% ले रहा हूँ, जो 3-3% में बढ़ जाती है आगे जाके। तो मूल रूप से ये 2 दरें कंपोजिशन स्कीम की हो गई और ये सिंप्लीफाइड स्कीम जो सरलीकृत योजना है उसकी हो गई। तो उसमें वो ये कहते हैं कि आप इतना % टैक्स दे दो, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, आप तो अपना एनुअल टर्नओवर बता दो, उस एनुअल टर्नओवर पे 1% टैक्स दो, अब आप मुक्त हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कंपोजिशन स्कीम होती है। तो मूल रूप से आप ये समझ सकते हैं कि छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उनके लिए लागू होती है। उनसे गवर्नमेंट सीधा 1%, 5% या सिंप्लीफाइड स्कीम होने पे 6% टैक्स लेती है और उसके बाद में उनको बोलती है कि आपको और कुछ नहीं करना, बस एनुअल टर्नओवर पे ये सीधा देना है। इसकी अच्छी बात तो ये थी। इसकी कमी ये थी कि जो कंपोजिशन स्कीम में आता है उस व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना इसका ड्रॉबैक हो जाता है। यानी ये जो टैक्स होता है वो आउट ऑफ द पॉकेट जिसको हम बोलते हैं लगता है। 1% है या 5% है, उसको खुद को देना है। दूसरा, उसमें और शर्तों में क्या होता है कि जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में आता है वो अपने बिल बुक पर कंपोजिशन स्कीम शब्द लिखेगा। इसका मतलब है कि जब भी वो बिल बनाएगा तो उसमें वो अपने जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता है ग्राहकों से। आ रही बात समझ में? जीएसटी अलग से कोई कलेक्शन वो नहीं कर सकता है, वो जो रेट है वो ही ले सकता है। तो बिल बुक पर उसके लिखा होगा, प्लस वो जो रजिस्ट्रेशन जो डीलर है कंपोजिशन स्कीम में जब वो आया तो वो उसका भी उसको अपने जो जहाँ पे ऑफिस है या कार्यालय है वहाँ पे लिखना होगा कि वो एक कंपोजिशन डीलर है। क्योंकि ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि यदि वो कंपोजिशन स्कीम के बारे में नहीं लिखेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो अगर गलत किसी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है या उसको चूंकि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है ग्राहकों से, तो उनको वो कभी ले नहीं सकता है। अगर वो किसी से जीएसटी कलेक्ट करता है तो वो आपराधिक कार्रवाई के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका ड्रॉबैक सिर्फ इतना ही है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लगता, ये आउट ऑफ पॉकेट लगता है। अब आप इसको ऐसे समझ ले कि भाई मान लो इसमें फ़ायदा कैसे हुआ। जितने भी छोटे व्यापारी होते हैं ना, उन लोगों के पास ज़्यादा अकाउंट या इस तरह के संसाधन नहीं होते हैं कि वो ज़्यादा रख सके, तो उनके लिए अच्छा है। छोटे व्यापारी ज़्यादा जितना भी जीएसटी के लिए अकाउंटेंट रखेंगे उसकी सैलरी लगेगी, वो सोचते हैं कि अकाउंटेंट रखें, सैलरी रखें, इससे अच्छा 1% दे देंगे और कोई ज़्यादा पंगा नहीं होगा। तो कंपोजिशन स्कीम ये इस तरीके से होती है। इसका एक चार्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखें।
तो ये आपके लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर कंपोजिशन स्कीम एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है उसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं, इन लैक्स ऑफ रुपीज़ है। तो इसमें आपके देखो सबसे पहले स्टेट दिया है कौन कौन से राज्य में क्या नियम होंगे, लिमिट ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन में कब आएगा, और थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो क्या है। तो आप देखिए सबसे पहले मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, कंपोजिशन स्कीम वहाँ पे केवल उन लोगों पे लागू होगी जिनकी जो लिमिट है 75 लाख रुपए तक उसका एनुअल टर्नओवर होता है। अगर इससे कम होता है तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, छोटा व्यापारी हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता है। और ये उनके रजिस्ट्रेशन की लिमिट है जो हमने पीछे अध्याय में पढ़ी थी, 10 लाख तक वो उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, उससे ऊपर हो तो रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम। तो ये जो चार हैं इनमें भी वही कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है, बाकी सब पे जो 1.5 करोड़ लगती है ना, वो इन राज्यों में क्या लगती है, 75 लाख रुपए लगती है। और इनका रजिस्ट्रेशन का जो है वो कितना है, 20 लाख है। रजिस्ट्रेशन 20 लाख से अधिक होते ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और 75 लाख तक में वो क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। अब आप लोगों को पता है ना कंपोजिशन स्कीम क्या है, जिसमें सीधा थोड़ा सा टैक्स दो और अब आप फ्री हो सारे जीएसटी के जितने भी कार्रवाई है उनको करने के लिए। पौंडीचेरी और तेलंगाना जो है उसमें 150 लाख हो गया, यानी 1.5 करोड़ हो गया। ये आपके सेम है, 20 लाख पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो थ्रेश होल्ड का मतलब आपको समझ गए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो थ्रेश होल्ड होता है वो है। अब उसके बाद में लास्ट पार्ट, ये सब राज्यों के लिए है, ऑल द अदर स्टेट, ऊपर वालों को छोड़कर जितने भी स्टेट हैं उन सब के लिए है, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश और आसाम। इन सब में 150 लाख यानी 1.5 करोड़ कंपोजिशन स्कीम की लिमिट है। और थ्रेश होल्ड अगर गुड्स है तो 40 लाख है, यदि सर्विस है तो 20 लाख है। उसके बाद में ऑल यूनियन टेरिटरी, सारी जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए है, एक्सेप्ट पौंडीचेरी बट इंक्लूडिंग JNK एंड लद्दाख, ये नए जुड़े हैं अभी जो यूनियन टेरिटरी में, तो उसमें भी 150 लाख, 40 लाख और 20 लाख। ये दोनों तो रजिस्ट्रेशन में काम आते हैं, और ये किसकी लिमिट हो गई, कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए। तो ये कंपोजिशन में हम ये कह सकते हैं कि 1.5 करोड़ और 75 लाख है। विशेष राज्य है तो 75 लाख का नियम लागू होता है, और अगर विशेष राज्य नहीं है, नॉर्मल राज्य है जो कि उस ऊपर जो लिखे उसको छोड़कर, तो 1.5 करोड़ का नियम लागू होता है। तो कंपोजिशन स्कीम में कौन आ सकता है उसका टर्नओवर इसने बता दिया, ये यहाँ तक है। तो ये तो हुआ अपना उसकी लिमिट कि कितना होता है। अब हम आते हैं टैक्स के बारे में। तो टैक्स रेट हमने कहा 1%, 5% और 6%, 3 हो सकती हैं इसमें। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, निर्माता, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए क्या होता है, 0.5% CGST और 0.5% SGST लगेगा। किस पे लगेगा, परसेंटेज ऑन द टर्नओवर, जो उसका कुल आवर्त है उस पर सीधा वो दे देगा और हो गया उसका टैक्स कंप्लीट। अगर रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये परसेंटेज 2.5% और 2.5% हो जाएगी, तो टोटल 5 हो गया, ये आपके इसके अंतर्गत आती है। और अदर सप्लायर यानी व्यापारी है यदि, यानी जो डीलर जिसको हम बोलते हैं, ऊपर वाला था मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्शन करता है, डीलर यानी व्यापारी जो आगे से आगे माल को बेचता है, तो उन पे 0.5% आएगा ऑफ टैक्सेबल। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये 0.5% किस पे लगेगा, केवल टैक्सेबल सप्लाई पे लगेगा। ऊपर वाला था ओवरऑल टर्नओवर पे, जबकि ये केवल किस पे है, टैक्सेबल पे है। और सेम इसी तरह से 0.5% CGST और SGST दोनों सेम लगेंगे, तो ये इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है सेम। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे क्या चीज़ आती है, टैक्सेबल पे ही लगेगा। ऊपर वाला था टर्नओवर पे, जबकि ये किस पे है, टैक्सेबल सप्लाईज पे है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यदि सेवाओं की पूर्ति भी करने वाला व्यक्ति हो, यानी यदि कोई ऐसा बिजनेसमैन है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, जो सर्विस की पूर्ति भी देता है, यानी सप्लाई आपके सेवाएं भी देता है, तो क्या होगा, वो कौन होगा जो इसके अंतर्गत आ सकता है। एक तो कि जो टोटल टर्नओवर का 10% सर्विस हो, ठीक है ना। तो टोटल जितना भी उसका टर्नओवर है, जैसे मान लो 1.5 करोड़ है, तो 1.5 करोड़ का 10% कितना होता है, 15 लाख।
तो 15 लाख या 5 लाख दोनों में से जो भी अधिक हो वहां तक की लिमिट का व्यक्ति जो है वो इस कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। मान लो किसी की सर्विसेज, मतलब ऊपर जो था वो तो केवल गुड्स के लिए था, अगर कोई सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है तो उसमें फिर ये नियम भी अपने को ध्यान में रखना होगा, 5 लाख या टोटल टर्नओवर का 10% से ज़्यादा सर्विसेज नहीं हो सकती हैं। यानी आप लोग ये समझें कि कंपोजिशन स्कीम में ये जो पार्ट ऊपर जो हमने देखा 1.5 करोड़ वाला या 75 लाख वाला, उसमें सर्विसेज को नहीं लिया गया है। सर्विसेज की एक लिमिट कर दी कि यहाँ तक ही हो सकता है। इसीलिए इसमें एक नया प्रावधान डाला गया, सिंप्लीफाइड स्कीम, क्योंकि ये सर्विसेज को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि सर्विसेज में तो इसने लिमिट बना दी है ना। तो इसीलिए सर्विसेज के लिए अलग से बनाया गया, जिसका नाम है सरलीकृत योजना, सिंप्लीफाइड स्कीम। ये सिंप्लीफाइड स्कीम में ये नियम तो लागू होता ही है जो हमने देखा, उसमें वो उसने कहा कि 5 लाख। इसमें क्या होता है कि जो सर्विसेज होती हैं वो 50 लाख तक हो सकती हैं। कितने तक हो सकती है? 50 लाख तक अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उन पे ये स्कीम लागू होगी। और दूसरा, टैक्स रेट उस पर 3% और 3% होगा CGST और SGST के लिए। तो सर्विसेज 50 लाख तक है तो उस पर सिंप्लीफाइड स्कीम अप्लाई की जा सकती है। अब आता है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें जोड़नी है, जो हम निकालेंगे ना कि भाई 1.5 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें वो कहता है कि कर योग्य सप्लाई टैक्सेबल, कर मुक्त सप्लाई, कर मुक्त को भी जोड़ो, एक्सपोर्ट को भी जोड़ो, और जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है जिन पे टैक्स नहीं लगता, 0% होता है, तो वो भी जोड़ी जाती है। इन सबकी टोटल यानी 1.50 करोड़ से यदि आपके क्या हो कम है, तब तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है ये। और अगर विशेष राज्य है तो इसकी टोटल कितनी होनी चाहिए? 75 लाख, है ना। तो अगर इससे कम है तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, और अगर इससे ज़्यादा निकल जाती है तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता है। निम्न को शामिल नहीं करेंगे। किस किस को शामिल नहीं करेंगे? रिवर्स चार्ज, विपरीत कर प्रभार। रिवर्स चार्ज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बार वापस सुन ले। रिवर्स चार्ज का सीधा सा कंसेप्ट यही है कि हमेशा हम क्या करते हैं, सेल्स पर टैक्स देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स घटाते हैं, फिर जो टैक्स आता है वो चुकाते हैं। ये नॉर्मल तरीका है। लेकिन जब आप परचेज करते हो और परचेज में भी टैक्स देते हो तो वो आपके कहलाता है रिवर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज। ऊपर जो देखो ये फॉरवर्ड चार्ज लिखा है, अगर रिवर्स चार्ज नहीं है तो उसे फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। ये दो शब्द हैं। यानी जब आप सेल्स पे टैक्स चुका रहे हो, जो कि सामान्य स्थिति है, तो सामान्य स्थिति में फॉरवर्ड चार्ज हो गया। लेकिन आप जब परचेज करते हो और परचेज पे भी टैक्स चुका रहे हो तो उसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में पिछली क्लास में बताया था कि यदि कोई एग्रीकल्चर है, किसान से अगर किसी व्यापारी ने खरीदा है तो किसान कोई टैक्स नहीं लेता है, पर व्यापारी उस पर टैक्स चुकाएगा, तो वो रिवर्स चार्ज हो गया। खरीदने पे टैक्स चुकाए ना, इसलिए वो रिवर्स चार्ज में आ जाता है। दूसरा, डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेज। यदि कोई इस तरह की सर्विस देता है जो कि डिस्काउंट और इंटरेस्ट है, किस पे? ऑन लोन एंड एडवांस। ये भी तो सेवा हो गया ना। अगर किसी को आप उधार देते हो, लोन देते हो, एडवांस देते हो, तो उस पर ब्याज प्राप्त होता है, तो ये सर्विसेज हो गया। जैसे बैंकिंग क्या करती है, सर्विसेज जो तो देती है, तो बैंक की तरह यदि कोई व्यक्ति भी इस तरीके से करता है तो इसका भी ये टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाएगा, ये इसका पार्ट है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या शामिल करना है और क्या नहीं करना है, ये इसका स्पष्ट अपना विवेचन हो जाता है। तो ये इसके मुख्य पॉइंट इतने ही थे, बाकी आगे के सवालों में हम देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।